क्या आपने कभी खुद से जिक्र किया है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, लाइफ कैसी चल रही है? क्या आपने भी मेरी तरह नोटिस किया है कि हमारे आसपास में आजकल माहौल बहुत नेगेटिव होता जा रहा है? जिसे देखो वो छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा करता है, छोटी छोटी सी बातों में नाराज़गी में रिश्ते ख़त्म होने लगे। रिश्ते जिनको हम बहुत अहमियत दिया करते थे, बहुत अच्छा लगता था जब घर परिवार के लोग बैठा करते थे साथ में, लेकिन आजकल ये चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं। और अगर हम एक ग्राफ देखें तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास में हिंसा बहुत ज़्यादा होती जा रही है, बहुत ज़्यादा। या मुझे तो लगता है शायद ना कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस की भी हिंसा कर रहे हैं, जो हम खुद को भी नहीं पहचान पा रहे हैं, खुद के साथ भी गलत कर रहे हैं, है ना? अक्सर हमारे साथ में ऐसा होता है। अब हिंसा कई प्रकार की हो सकती है, कितनी तरह की हो सकती है। आज इस विषय पे हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। हमारे साथ में ठीक 2 बजे शनिवार को जुड़ते हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, जो कि बिल्कुल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले और डिटेल में जानते हैं उनके बारे में, और किस मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में और विस्तार में जानते हैं। जब प्यार चोट बन जाए और रिश्ते घाव छोड़ने लगे, तब सवाल सिर्फ दर्द का नहीं होता, बल्कि इंसानियत का होता है। क्योंकि जब घर में ही हिंसा पलने लगे तो समाज की नींव हिलने लगती है। आप सुन रहे हैं बॉक्स एफएम और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर अक्सर चुप्पी साध ली जाती है। हिंसक रिश्ते, हिंसक संसार, एक विश्लेषण। क्या आप जानते हैं, भारत में हर 3 में से 1 महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। लेकिन दर्द सिर्फ स्त्री तक सीमित नहीं, बच्चे, बुजुर्ग, यहाँ तक कि कई पुरुष भी मानसिक और शारीरिक हिंसा की चपेट में हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हर ताना मारना एक हल्की बात है? क्या हिंसा सिर्फ थप्पड़ तक सीमित होती है? और क्या हम इस हिंसा को निजी मामला कहकर नजरअंदाज कर सकते हैं? आज के इस जरूरी और संवेदनशील एपिसोड में हम जानेंगे, हिंसक रिश्ते किस रूप में सामने आते हैं, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक। ऐसे रिश्तों की पहचान कैसे करें जब शब्दों से ज्यादा घाव खामोशी दे रही हो? समाज, कानून और हेल्पलाइन क्या वाकई मदद कर पा रहे हैं? और सबसे अहम, इससे निकलने का रास्ता क्या है? बॉक्स एफएम पर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा, एक वरिष्ठ जनरल फिजिशियन और समाज विश्लेषक, जो पिछले 41 वर्षों से न केवल शरीर की बीमारियां समझते आए हैं, बल्कि इंसान के भीतर पलते जहर को भी पहचानते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे उन जख्मों की जो दिखाई नहीं देते लेकिन अंदर तक तोड़ देते हैं, और जानेंगे कि क्या वाकई प्यार के नाम पर चुप रहना ठीक है। बॉक्स एफएम पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से बॉक्स एफएम स्टूडियो में। नमस्ते, सभी श्रोताओं को भी नमस्ते जी। सर, जैसा कि हमने अभी अभी सुना, हम लोग आज बात कर रहे हैं हिंसा पे। हिंसा किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो घरेलू हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। सर, आजकल ना हम आसपास में देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे लोग हत्या कर देते हैं, अपने आसपास वालों की, अपने जानने वालों की, चाहे वो यार दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई अनजान इंसान भी होता है जिससे रिश्ता नहीं होता, उनकी भी हत्या कर देते हैं। पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रही है। ये ऐसा क्यों हो गया है सर? ये समाज की सोच ऐसी कैसी हो गई है? देखिए माया, इसमें हम पूरे समाज को तो नहीं ले सकते। मेरा मानना है कि दुनिया इतनी ख़राब नहीं है, दुनिया समय के साथ बेहतरी होती जा रही है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं और उन पे हमें बात करनी चाहिए, वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। अभी मैं एक दिन 5-4 दिन पहले पढ़ रहा था कि एक बच्चा बारिश में नहा रहा था। उसके फादर ने 2-3 बार मना किया, लड़का नहीं माना। छोटा बच्चा था, करीब 5-6 साल का होगा। बाप को गुस्सा आया, उसके हाथ में चाकू था, उसके पेट में घुसा दिया। द चाइल्ड वाज किल्ड। ओह गॉड। मतलब इस लेवल की हिंसा को आप कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, और इसके पीछे बड़े कारण होते हैं। और ये कि ऐसा नहीं है कि तुरंत ये परिवर्तन आ गया है, इस परिवर्तन को आने में बहुत समय लगता है। हम लोग उस परिवर्तन को पकड़ नहीं पाते हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं। आप पिछले 30 साल में देखोगे तो हमारे जो जीवन जीने का जो तरीका है उसमें काफ़ी बड़े परिवर्तन आए हैं जी। जिसमें से एक तो इम्पोर्टेंट है कि अब शादियां लोग ज़्यादा बड़ी उम्र में करने लग गए हैं। यूजुअली
लोगों के एक बच्चा होता है या हद से हद 2 होते हैं। दोनों बच्चों के बीच में एक काफ़ी लंबा गैप भी होने लग गया है। 5 से लेकर के 10 साल तक का 2 बच्चों के बीच में अंतराल आता है। खास करके जो कॉरपोरेट में काम करते हैं या जो शहरी लोग हैं उनमें, और गांव के अंदर भी ज़्यादातर 2 ही बच्चे मिलेंगे लोगों के जी। अधिकतर केसेस के अंदर। इसके अलावा क्या हो गया है कि हमारी जो बौद्धिक विकास हुआ है वो तो ठीक है, शिक्षा का भी विकास हुआ है वो भी ठीक है, लेकिन हमें हमारे जो व्यक्तित्व है उसका प्रॉपर विकास हम लोग भावनात्मक स्तर पे और जो इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक स्तर पे जो विकास है वो हमारा जितना होना चाहिए उस गति से नहीं हो पा रहा है। तो उसकी वजह से बचपन से ही हमारे अंदर एक एरोगेंस, एक घमंड की भावना, एक जिद की भावना वो पनपती रहती है। दूसरा क्या होता है कि अब लोगों के घर छोटे हो गए हैं और जो परिवार है वो पूरा परिवार साथ नहीं रहता है, माँ बाप और बच्चे साथ रहते हैं, तो छोटा परिवार हो गया, छोटे मकान हो गए। तो जो पेरेंट्स के बीच में झगड़ा होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो वो फिर घर का पूरा वातावरण होता है और बच्चों पे उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। हम एक चीज़ को भूल जाते हैं कि हम जब सब छोटी उम्र के होते हैं, जब 3 साल के, 4 साल के, 2 साल के, हमारा ब्रेन मैक्सिमम जो ज़िंदगी का ज्ञान है वो उसी समय लेता है। तो 2 साल का या 1 साल का बच्चा है, उसके सामने यदि माता पिता झगड़ते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं या उनमें मारपीट होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 या 2 साल का बच्चा समझता नहीं है। लोग सोचते हैं बच्चा, इसको क्या पता। बच्चे का मस्तिष्क उन सब चीज़ों को पकड़ता है, बहुत शार्प होता है सर। नहीं, उसको बना इसलिए नहीं कि उसको तो मैक्सिमम सीखना है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। यदि आप पहले 5-7 साल में सब कुछ नहीं सीखोगे तो इस धरती पे जिंदा कैसे रहोगे। फाइट है, नेचर ने तो आपको माना है ना कि आपको 5-6 साल के अंदर रीजनेबली सेल्फ सफिशिएंट होना है, अपना खुद का तो ध्यान रखने लायक, या अच्छा बुरा क्या है या खुद को कैसे बचाया जाए उसके बारे में सब सीखना है। तो वो बच्चा सब सीखता है। तो जो फैमिली के अंदर जो कुछ हो रहा है, माता पिता के बीच में हो रहा है, दादी और मदर के बीच में हो रहा है, दादा या फादर के बीच में हो रहा है, बच्चा सब कैप्चर करता है। तो उसका परिणाम ये हो गया कि पहले बड़े घर होते थे, मान लो खुले खुले में लोग रहते थे, पेरेंट्स यूजुअली एक सामूहिक परिवार होता था, तो माँ बाप साथ में कम रहते थे। यूजुअली जेंट्स रहते थे, पुरुष बाहर रहते थे, चौक होती थी, महिलाएं अलग रहती थी, तो वो आपस में जो झगड़ा फसाद कंपैरेटिवली कम होता था, और होता था तो बच्चों के सामने तो होता ही नहीं था, बच्चों की अपनी एक दुनिया थी। तो अब वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, तो वो एम्बाइब कर लेता है, उसके मस्तिष्क में वो गहरी पैठ बना लेती है वो चीज़, और वो कभी निकलती नहीं है। और इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक बच्चा था करीब 5 साल का, तो जब वो अपनी क्लास में गया तो उसके जो टीचर थे वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, और शायद अच्छी तरह से चाइल्ड साइकोलॉजी में तो ट्रेंड खैर टीचर को कोई करते ही नहीं है, जबकि प्राइमरी स्कूल के टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी का अच्छा ज्ञान देना चाहिए। तो बच्चा पेंसिल लेके जाना भूल गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, 5 साल का बच्चा क्या वैल्यू समझेगा। तो टीचर ने कहा पेंसिल निकालो, तुम्हें लिखना है ABCD। तो उसने कहा सर पेंसिल तो नहीं है मेरे पास। तो टीचर ने उसको कहा कि तुम अपनी कक्षा में दूसरे बच्चों से भीख मांगो। ओहो। और वो बच्चे ने हाथ फैला के भीख मांगी। एक लड़के ने पेंसिल भी दे दी, लेकिन सारे बच्चे उसमें हंसे। अब वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसमें एक व्यक्तित्व का एक विशेष हिस्सा उसमें विकसित हुआ कि वो बच्चा अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट हो गया। वो चाहे पुलिस हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उसके जहाँ भी करने जाता जॉब के हिसाब से, तो यदि मैनेजर ने ऑर्डर दे दिया तो वो काम नहीं करेगा और अपनी मर्जी से उसी काम को बहुत बेहतर करे। तो अथॉरिटी से कन्फ्लिक्ट रहा। वो अथॉरिटी चाहे माँ की हो, चाहे बाप की हो, सब पे लागू हो जाता है बाद में, क्योंकि अथॉरिटी ने उसको बिना बात एक यंग एज में पनिश किया। तो उसको लगा कि जो लोग पावरफुल होते हैं ना वो बेरहम होते हैं, अब मैं ग्रोन अप हो गया और मैं उनकी परवाह नहीं करूँगा। तो एक तरह से आपने एक बच्चे का अनजाने में ही
पूरा जीवन है उसके अंदर आपने इतना बड़ा घाव दे दिया जिसकी आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या है कि बेसिकली कभी सोचते ही नहीं है कि हमारे जो एक्शन होते हैं उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। हम 2 शब्द किसी के लिए बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, हम कोई चीज़ पे कैसे रिएक्ट करते हैं, हम अपने आप को दूसरों के सामने कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये हम कभी सोचते ही नहीं हैं। हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, जो मर्जी है सो बोल जाते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है कि उसका जिन लोगों पे प्रभाव पड़ता है तो उन लोगों में एक एरोगेंसी की फीलिंग आ जाती है, उनमें एक बदले की भावना आती है और उनको ज़िंदगी में जो ही उनको मौका मिलता है तो सडन स्पर ऑफ मोमेंट में बिना किसी योजना के बड़ी हिंसा कर जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि बच्चा नहा रहा था, बारिश है, उसमें नहाएगा बच्चा, अच्छा लगता है। बाप में के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था, ज़िंदगी में पता नहीं क्या उसके फादर का रीज़न रहा होगा कि अपने बच्चे के पेट में उसने गुस्से से ऐसे चाकू घुमाया होगा। हो सकता है कोई प्लान करके नहीं मारा, बच्चे को मारा, ऐसे ऐसे खींचा होगा, वो लग गया, बच्चा मर गया, अपने बच्चे को मार डाला। कितना बड़ा नुकसान। हाँ, कोई मतलब क्या था उसका? मतलब क्या था? पानी बारिश में नहा रहा था ना, क्या क्या दिक्कत है आपको? लेकिन वो अंदर उसके कितना हिंसा रही होगी उस व्यक्ति के। इसीलिए ये विषय हमने रखा है कि इसके बारे में, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति कर सकता है आज के टाइम, जो माहौल जिस तरह का है। क्योंकि हम शहरी जीवन में क्या, गांव में जाओ, चाहे मैं गांव में जाता हूं, जैसे लोग अकेले हो गए हैं, लोग आपस में बैठ के बात बहुत कम करते हैं, एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर नहीं करते हैं। जैसे मान लो एक मेरा विचार है, चाहे राजनीतिक विचार हो, चाहे साहित्य का विचार हो, चाहे जीवन शैली के बारे में, चाहे भोजन के बारे में, मैं कहता हूँ मेरा विचार ही आखिरी विचार है, दूसरा कोई विचार सही हो ही नहीं सकता। तो मैं सामने वाले की सुनता ही नहीं हूँ, तो उससे कन्फ्लिक्ट होता है और वो कन्फ्लिक्ट है वो धीरे धीरे एंगर में कन्वर्ट होता है और किसी न किसी दिन वो एंगर एक्शन में बदल जाता है। बिल्कुल। तो ये तो एक जो सामान्य घरों में जो घटनाएं हो रही हैं। दूसरा क्या होता है कि हमें हमारे जो एक्शंस हैं उसके जो परिणाम क्या हो सकते हैं, उसकी हमें सज़ा क्या मिल सकती है, उसके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। जैसे कोई बच्चे को पालते हैं या युवक है, उसको उसके माँ बाप उसके गलत बातों को लेकर भी इतने प्रोटेक्टिव होते हैं, क्योंकि 1 2 3 बच्चे होते हैं तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव होते हैं। कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है पेरेंट्स और बच्चों का, तो उसमें क्या होगा कि बच्चे फिर आप देखिए मोबाइल पे सीरियल्स देखते रहते हैं और ये ज़्यादातर सीरियल्स जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं वो क्राइम थ्रिलर्स पे हैं। बिल्कुल सर। तो उनको लगता है कि ये देखो, ये हत्या करके बच के निकल गया, ये इसने अपराध किया बच के निकल गया, तो वो ऐसे अपराध करता है और बाद में हम देखते भी हैं वो जब पकड़े जाते हैं तो वो इतना बचकाना लगता है सबको। लेकिन उन लोगों ने तो वो अपनी तरफ से ऐसा कोई क्राइम किया है कि साहब कोई हमें पकड़ ही नहीं पाएगा। और इस सब का प्रभाव क्या है कि वो सारे टोटली जो सीरियल्स देखते हैं वो इनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और उनका ह्यूमन कांटेक्ट कम होता है, वो मुश्किल से 2 4 5 इंसानों के संपर्क में रहते हैं। तो जब वृहद आपका लोगों से संपर्क नहीं है और आपका जो लाइफ को लेके स्टडीज़ हैं वो प्रॉपर नहीं हैं और आप ये मानते हो कि पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी, देखो उसका कुछ नहीं कर पाया जी। ये एक मिथ है। देखिए मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, मेरा मानना भी है, पुलिस चाहे ना, और ज़्यादातर केसों में पुलिस सक्सेस भी होती है, सज़ा दिलवाए कि नहीं दिलवाए, अपराधी को पुलिस निश्चित पकड़ती है। कितना ही बड़ा अपराध, कितना ही शातिर आदमी हो, कोई भी अपराध करेगा तो ये उसके दिमाग में रहे कि साहब पुलिस मुझे पकड़ेगी नहीं, तो ये गलतफहमी है। बिल्कुल। यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, सज़ा समय पर नहीं होती, सज़ा अपराध के हिसाब से नहीं होती और सज़ाएं 10 साल 15 साल बाद में होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट है वो पब्लिक पे आता नहीं, क्योंकि तब तक लोग उस चीज़ को भूल चुके होते हैं। जैसे किसी ने आज मर्डर किया, किसी का प्लान करके मर्डर किया, किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड का किया, मान लो इन दिनों में बहुत सुनने में आ रहा है, लेकिन उनको सज़ा कब मिलेगी? 10 साल 15 साल, हम लोग साल बाद में भूल जाएंगे। इस बात में इतनी घटनाएं दुनिया में तेजी से आ रही हैं, सही बात है सर, कि उसको हम भूल जाएंगे तो उसका हमारे पर ये डेटरेंट इफेक्ट, जो रोकथाम वाला प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में यदि सज़ा तुरंत हो और एक ऐसे हो कि जिसका प्रभाव पड़े, तो नेचुरल आदमी
उस तरह से नहीं जाएगा। दूसरा, हम पुलिस को अंडर एस्टिमेट करने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। आप केसेस को ध्यान से देखोगे तो मर्डर जैसे केस के अंदर या बड़े क्राइम में पुलिस ज़्यादातर सक्सेस होती है। पुलिस में काफ़ी तेज़ तर्रार दिमाग के लोग बैठे हैं, वो निकाल लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली बीच में दूसरे बहुत सारे प्रभाव आ जाते हैं जिनकी वजह से वो अपना काम या तो कर सकते नहीं या करना चाहते नहीं। अदरवाइज वो चाहें तो हर क्राइम को, और ज़्यादातर क्राइम क्रिमिनल को पकड़ ही लेते हैं। अब सज़ा नहीं दिलवाते, उसके पीछे बीच में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सर यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना सर, तो वो डेटरेंट खत्म हो गया। अक्सर हमने मूवीज में भी देखा है सर, मैं यहाँ पे टोक रही हूँ आपको, लेकिन अक्सर मूवीज में देखा है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उन्हीं के घरों के बच्चे जो होते हैं वो ऐसी कुनीति वाले होते हैं, हरकत करते हैं। इस वजह से पुलिस भी कभी कोई डिसीजन नहीं लेती है। ये तो मूवी की बात है, हो सकता है ऐसा हकीकत में कहीं नहीं, रियल लाइफ में भी ऐसा ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या है कि फिर जो मिडिल क्लास और दूसरे लोग हैं अन्य जो ज़्यादा शिक्षित भी नहीं होते हैं, वो सोचते हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा क्या बिगड़ेगा। तो उस चक्कर में वो बड़ा क्राइम कर देता है और बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो जानता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए क्राइम बढ़ने का एक कारण है कि डेटरेंट हमारा अच्छा नहीं है। दुबई में बहुत अच्छा एक इन्होंने रूल बना रखा है, नॉट ओनली इन दुबई, आफ्टर मतलब आउट ऑफ इंडिया काफी सारी जगहों पे ऐसे रूल्स हैं कि जब कोई ऐसी हरकत करता है ना तो उसको पब्लिक के हवाले कर दिया जाता है। पब्लिक के हवाले किया जाता है, उनकी ऐसी दशा होती है कि सामने वाला दूसरा इंसान कोई ऐसा करने का सोच भी नहीं पाता है। तो ये तो हुआ सर एकदम से हाथों हाथ जो इम्पैक्ट होता है वो। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे इम्पैक्ट सर निर्भया की अगर हम बात करें ना, तो इस केस की सुनवाई चली 7 साल और 7 साल के बाद डिसीजन आया। आप सोचिए 7 साल तक उस परिवार ने क्या झेला होगा। हाँ, वो झेला, प्लस क्या होता है कि जो इम्पैक्ट आना चाहिए था वो इम्पैक्ट आया नहीं। हालांकि वो हाईलाइट केस था मतलब और भी कई केसेस हैं, तो जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो पड़ता नहीं है। और इसके अलावा हमारे अंदर ये जागरूकता भी नहीं है कि हमारे आसपास, क्योंकि अब हमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखनी है इस हिंसा के माहौल में। जैसे हमने कहा हिंसक रिश्ते, तो हिंसक रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो फैमिली के रिलेशंस ही हैं, हमारे बिजनेस रिलेशनशिप्स भी हैं। हमारे पास आज घरों में कितने ही लोग आते हैं जो हमारे यहाँ डिलीवरी बॉयज़ के रूप में आते हैं, तरह तरह की एजेंसीज़ के। हमारे घरों में सर्विस है, एसी की सर्विस के लिए है, आपकी कार की सर्विस के लिए है। इसके अलावा और भी डिफरेंट जो डोमेस्टिक सर्विस है, कोई रेफ्रिजरेटर का है, कोई इलेक्ट्रिक लाइंस का है, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस का है। कितनी तरह के हमें लोग आते हैं। तो हमें इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि हम उन लोगों के व्यक्तित्व को पहचानें। हम क्या इनर्ट होते हैं, हम ध्यान नहीं देते। और बहुत सारे क्राइम होते हैं, हम डोमेस्टिक सर्वेंट घर में रखते हैं, हम उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं करते। हम सोचते हैं ये थोड़ा सस्ते में रह रहा है, इसको रख लें, या ये इसके आगे पीछे कोई नहीं है तो ये हमारे लंबे टाइम तक रुकेगा। उसकी साइकोलॉजी को आप अंडरस्टैंड कीजिए। तो उन मुद्दों पे मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि भाई आप जिन लोगों के संपर्क में हो, या अचानक कोई आपके संपर्क में आ रहा है, आप सफ़र कर रहे हो, उस समय आ गया, आप संयोगवश किसी ऑफिस में गए हो, वहाँ आ गया, क्योंकि जो हिंसक लोग हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं। और मैं यहाँ एक बात फिर कहना चाहूँगा, मेरी नज़र में दुनिया पहले से ज़्यादा सिक्योर भी है और दुनिया हर रोज़ थोड़ी थोड़ी अच्छी भी हो रही है। उसके बावजूद भी चूँकि संख्या बढ़ गई है इंसानों की, तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ जो हिंसक लोग हैं उनका कुल संख्या उनकी बढ़ गई है। तो इसलिए हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि घटना होने के बाद में तो फिर बचाने वाली कोई बात नहीं रहती। तो उसके बारे में हमें उन लोगों को थोड़ा आइडेंटिफाई करने की हमारे अंदर एक चीज़ होनी चाहिए। वो रिलेशनशिप्स में भी वही ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो ज़्यादातर केसेस के अंदर किसी और के कहने से होते हैं। एक समय था जी, परिवारों में गांव के आसपास 5-7-10 किलोमीटर के अंदर ही शादियां वगैरह होती थी, तो सबके बारे में सबको पता होता था। आजकल ज़्यादातर कोई ऐप के थ्रू हो रहा है, कोई ऐड के थ्रू हो रहा है, कोई रेफरेंस के थ्रू हो रहा है। तो हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनके बैकग्राउंड का हमें कुछ भी पता नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर की थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी रखनी भी चाहिए। और उनमें मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जो हिंसक लोग होते हैं
वो किस किस तरह के होते हैं, किन से हम बच सकते हैं, किन से बचना बहुत मुश्किल है। जैसे एक होता है पूर्व नियोजित हत्या अच्छा। या हिंसा। कोई आदमी डिसाइड कर लेता है कि मुझे इस आदमी को, कोई दुश्मनी है, छोटी मोटी, बड़ी दुश्मनी भी हो सकती है, छोटी दुश्मनी भी हो सकती है, कोई उसका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, वो एक योजनाबद्ध तरीके से हमला करता है या जान से मारता है, तो इसको पूर्व नियोजित या प्री मेडिटेटेड कहते हैं। अब इसके बारे में तो कोई पता चलना बहुत मुश्किल है। उसमें तो आपकी किसी से दुश्मनी है तो आप ही को पता है, तो आपको जागरूक रहने की है। और ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं कि साहब आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले झगड़ा हुआ था या उसने कोई हिंसा करी थी, तो सामने वाले बदला लेने के लिए करते हैं। तो एक तो प्री मेडिटेटेड है, पूर्व नियोजित, ये व्यवहार से नहीं है, ये तो सदियों से होता आया है इस तरह का। तो इसके बारे में तो जो बड़ा लिमिटेड ग्रुप में होता है उनको अपना खुद ध्यान रखना होता है। दूसरा आप होते हैं, कई लोग हाईली इमोशनल लोग होते हैं। तो आपके घर में कोई परिवार का सदस्य यदि बहुत इमोशनल है, छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा करने लग जाता है, रोने लग जाता है, किसी भी चीज़ में बड़ा इमोशनल होता है, चाहे वो आपका घर का नौकर हो, आपका कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, किसी भी तरह का आपका घर में आता है, आपको उसका नेचर यदि पता लगे कि आदमी बहुत इमोशनल है, सडनली इसको गुस्से का स्पर आ जाता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिशियन है, आप उससे कोई काम करवा रहे हो, अचानक चीख पड़े, तो वहाँ आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए और दोबारा उससे काम पर उसको नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि ये इम्पल्सिव वॉयलेंट लोग हैं। ये सडनली आप पे चिल्ला सकते हैं, आपकी चीज़ को तोड़ सकते हैं, आपको नुकसान करके जा सकते हैं, और कभी कभी हम देखते हैं कि ये हत्या तक भी कर देते हैं या बड़ी चोट पहुंचा जाते हैं। ये इम्पल्सिव जो वॉयलेंट पीपल होते हैं, जो तुरंत किसी चीज़ से भड़क उठते हैं, तो भड़काऊ लोगों से ज़िंदगी में जितनी है धीरे धीरे आप अपनी दूरियां बना के रखो और उनको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। इसके अलावा आप जानते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो जन्मजात एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, जो गैर सामाजिक तत्व जिनको हम कहते हैं, वो आपको क्लियर कट आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि उनमें सुधार नहीं होता। इम्पल्सिव वाले को फिर भी सुधार हो सकते हैं, प्री मेडिटेटेड में या पूर्व नियोजित जो होता है उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई गुंजाइश नहीं सर। भी उसमें क्या पता चलेगा, कोई आदमी अंदर लिए बैठा है, उसको पता है इसको मारूंगा, वो 2 व्यक्ति जानते हैं। मान लो मेरा कोई दुश्मन है तो या तो मैं जानता हूँ या वो जानता है, और उसमें कोई मानसिक रोग भी नहीं है, बस उसको डिसाइड करना है, वो 10 साल में डिसाइड कर सकता है, 2 साल में अपॉर्चुनिटी देख रहा है अपनी, तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई। बिल्कुल। इम्पल्सिव वाले को आप पहचान सकते हो, तो वो आपके कोई नॉन सर्किल में कोई बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब पर्सन है, तो उसकी लाइफ में ज़्यादा आप सीधा इंटरफेयर मत करो और उससे एक निश्चित दूरी बना के रखो, और वो आपके संपर्क में आए तो आपको हर समय सावधान रहना पड़ेगा। और जहाँ तक इनका एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, ये एक व्यक्तित्व विकार है। ये आदमी जन्म से ही ऐसे होते हैं कि वो सोसाइटी में रहते नहीं, बचपन में या तो कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या उनके मेजर ट्रॉमा हुआ है। तो जो विकसित देश हैं वहाँ तो ऐसे लोगों की लंबे समय तक साइकोथेरेपी चलती है, मनोचिकित्सा उनके लंबे समय तक चलती है, उनकी बार बार उनके साथ बातचीत की जाती है, साइकोलॉजिस्ट उनसे डील करते हैं, तो उसमें से कुछ प्रतिशत लोग तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर तो हिंसक ही रहते हैं। तो वो यदि आपको पता लगे कि आदमी एंटी सोशल है, मतलब गैर सामाजिक व्यक्तित्व का शिकार है, आप अपने आप को उससे दूर कर लीजिए। आप उनको न तो सुधार पाओगे कभी, और न उनमें परिवर्तन आएगा, कभी भी नहीं आएगा, और वो कभी भी आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं और किसी भी तरह की हिंसा वो लोग कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे लोगों की तरफ कुछ लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, सामान्य व्यक्ति। वो सोचते हैं कि हम इसके साथ रहेंगे तो हमारी समाज में हमारा दबदबा बढ़ेगा जी। वो भूल जाते हैं कि आदमी या तो आपका किसी न किसी दिन उपयोग करेगा और आपको फंसाएगा, और यदि आपसे नाराज़ हो गए तो सबसे पहला हमला ये आप पे हाँ, इसलिए कई बार सुनते हैं कि दोस्त बैठे साथ में शराब पी रहे थे, उसने मार डाला या बिजनेस में थोड़ा डिस्प्यूट था, मार डाला। तो ये हम रोज़ाना इसको सुनते रहते हैं। तो इन लोगों के बारे में, इस व्यक्तित्व जो इस तरह के होते हैं, उनके बारे में आपको जागरूक रहना है जी। अब कुछ क्या होता है कि टोटल साइकोपैथ होते हैं, मतलब वो एक तरह के
मतलब मनुष्य में उनको रखना ही भारी काम है। ऐसे भी लोग होते हैं, कई बहुत कम होते हैं, जैसे सीरियल किलर्स होते हैं। तो वो लोग, उनको पहचानना बहुत ही मुश्किल है। और वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि उनमें कोई अपराध बोध नहीं है। वो किसी को मार देंगे, न तो उद्देश्य होता है कोई, वो अपने मारने के लिए मार देते हैं किसी को, या उसको घायल कर देते हैं, और उनको कुछ भी गिल्ट फील नहीं होता। वो एक इंसान के घर में जाएंगे या उससे कहीं मिलेंगे, उसी का खाना खाएंगे और फिर उसको मार के आराम से चले जाएंगे। और वो उसमें घर के व्यक्ति भी होते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि माँ ने अपने बच्चों को मार दिया। साइकोपैथी होते हैं वो। माँ अपने बच्चों को मार देती है, किसी व्यक्ति दूसरे आदमी के साथ भाग जाती है। ऐसे व्यक्ति है वो अपनी बीबी को, अपने बच्चों को मार डालता है। उसका कोई लव अफेयर है सो कॉल्ड, वो परिवार को नष्ट करके और फिर भागने की कोशिश भी करता है। कई बार उस अपराध को ढकने की कोशिश भी करता है। ये साइकोपैथ लोग होते हैं। तो साइकोपैथ का लकीली जो परसेंटेज है वो बहुत थोड़ा है। अच्छा। लेकिन ये मस्तिष्क में ही विकार है, इनके जीन्स में ही कोई डिफेक्ट होता है, क्योंकि इनमें कोई अपराध बोध नहीं होता। उसके लिए आपको उनको पहचानोगे कैसे? एक व्यक्ति है, आपके घर आता है, आपके घर में एक बोतल पड़ी है, वो उठा के ले जाता है अपनी मर्जी से, खुद ही उठा के ले गया, चोरी करके ले गया। हाँ, अच्छा। आपके घर में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, आपका स्टाफ मेंबर है, 5-6 साल से काम कर रहा है। धीरे धीरे आपकी कभी चम्मच गायब हो जाती है, कभी आपके कोई टॉर्च गायब हो जाती है, कभी मोबाइल आपका गायब हो गया। तो जो व्यक्ति चोरी कर सकता है वो हत्या भी कर सकता है, क्योंकि इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। भी आदमी ये होता है ना कि मैं कुछ गैर कानूनी काम नहीं करूँगा, एक सामान्य व्यक्ति नहीं करेगा जी। और दूसरा व्यक्ति इन छोटी छोटी चीज़ों को जो कर सकता है ना, वो बड़े काम भी कर सकता है। जो बेटा अपने बाप के पर्स से 500 रुपये निकाल सकता है, वो अपने बाप को पिटाई भी कर सकता है समय आने पर, क्योंकि उसका जो मोरालिटी लेवल है वो बहुत डिटोरियोरेट हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे कोई आदमी एबनॉर्मल एक्टिविटी करे, छोटे अपराध करे, तो धीरे धीरे समय के साथ उसका जो अपराध को लेकर के जो उसकी धारणाएं हैं वो बदल जाती हैं और वो किसी भी टाइम बड़ा अपराध कर सकता है। तो ऐसा कोई नज़र में आए तो मैं फिर राय देना चाहूँगा, उसको डांट डपट के मत निकालिए, टैक्ट से उसको निकालिए अपनी ज़िंदगी से। डायरेक्ट आप डायरेक्ट निकालोगे तो वो उसके दिमाग में ग्रज रहेगा और वो कब आप पर को नुकसान पहुंच जाते हैं, हाँ, पता नहीं चलता। ये लोग क्या एबनॉर्मल तरह के व्यक्तित्व हैं। एक सामान्य व्यक्ति है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज से करीब 7-8 साल पहले की बात होगी। एक आदमी का मेरे पास दोपहर में फ़ोन आया कि साहब मैं आपकी क्लिनिक पे आपको दिखाने आया था और मेरी 10 दिन बाद में मेरी बेटी की शादी है और मैं सामने वाली बैंक से मेरी बेटी की शादी के लिए करीब 10 लाख रुपए निकाल के लाया था। अच्छा। वो बैग आपकी क्लिनिक पे रह गया। ओहो। तो मैंने कहा अभी मेरी टेबल पे तो था नहीं, फिर भी आपको लग रहा है तो आप तुरंत मेरे घर आ जाओ, क्यों मुझे लगा कहीं मेरे पे डाउट नहीं कर ले। तो मैंने कहा आप मेरे घर आ जाओ इसी समय और चाबी लेके आप क्लिनिक देख लो। तो वहाँ गया तो बैग नहीं मिला उसको। उसने फिर मेरे पास आके कहा कि बैग तो साहब मैंने वहीं छोड़ा था। तो फिर मेरे एक क्लिक किया मेरे दिमाग में। मैंने कहा तुम बराबर वाले केमिस्ट है ना, उससे बात करो, वो 5 बजे आएगा, उससे बात करो। फिर मैंने फ़ोन भी कर दिया तो केमिस्ट आ गया। मैंने को फ़ोन किया तो उसने कहा सर एक बैग तो है रखा हुआ और उसमें पैसे रखे हुए हैं, चेन भी उसकी खुली हुई है। मैंने आते टाइम देखा था, मैं आपको फ़ोन करने वाला था। ओहो। तो फिर मैंने उस आदमी को बताया और फिर वो जाके पैसे उसके मिल गए। अब वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए इसमें, वो केमिस्ट कोई रिच आदमी नहीं है, उसको पता है बैग रुपयों से भरा हुआ है, उसने 1 रुपया नहीं निकाला उसमें से। वो चाहता तो सर ले जा सकता था। मेरा यहाँ मैं जिसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो आदमी चोरी कर सकता है वो हत्या भी कर सकता है, और जो आदमी कानून से डरता है ना वो जल्दी से लालच में फंसता है, उसको डर लगता है, उसको भय लगता है। तो देन वो पर्सन ही वॉज वेरी हैप्पी। तो कहने का मैं उदाहरण को इस रूप में देना चाहता हूँ कि गैर कानूनी काम करना, अपराध छोटा करना भी हर एक के बस की बात नहीं होती, हर आदमी नहीं कर सकता। क्यों? उसमें ह्यूमन टच है। वो सोचता है बेचारे कि पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा,
उसके क्या हो जाएगा, 10 एंगल आते हैं उसके दिमाग में, तो वो उसको अपराध करने से रोकते हैं। पर सर संगति भी तो असर करती होगी ना। तो संगति तो करेगी ना। Exactly. जो चोरी करेगा वो किसी चोर के संपर्क में है। तो मान लो कोई आदमी आपकी एक चीज़ चुरा लेता है, तो इट मीन्स आपसे तो उसकी कोई सिंपैथी नहीं है, बिल्कुल आपको लेके उसके दिमाग में कोई भी ये भावना नहीं है, वो नेगेटिव भावना है कि आपकी चीज़ चुरा ली। तो जब वो चीज़ चुरा सकता है तो वो जान भी ले सकता है। तो इस तरह से घर में यदि कोई आपका बच्चा हो, घर में कोई बुजुर्ग हो, मेहमान हो, घर में कोई काम करने वाला हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई यदि छोटे छोटे अपराध करता है तो जागरूक रहिए। बच्चे यदि छोटी छोटी चोरी करते हैं तो उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, वरना वो आगे जाके भविष्य में कहीं बड़े फ्रॉड कर सकते हैं। फ्रॉड भी एक तरह की हिंसा है। बिल्कुल। हिंसा कोई फिजिकल मारना पीटना नहीं है, आप किसी को ठग लेते हो। ये जो साइबर क्राइम करते हैं लोग बाग, वो अच्छे अच्छे घरों के बच्चे निकलते हैं, उसके अंदर पढ़े लिखे बच्चे निकलते हैं बहुत सारे, जब पकड़े जाते हैं तो हम देखते ही हैं। तो वो भी एक तरह की हिंसा ही है, आर्थिक हिंसा है, उसको आप हिंसा की कैटेगरी से बाहर नहीं रख सकते हो। तो इस तरह के उनका ध्यान रखना है। इसके लिए इसके अलावा एक और व्यक्तित्व होता है, आत्ममुग्ध लोग, जी। जो लोग सदा अपने आप को बड़ा कहते हैं, जो अपने आप को यूनिक कहते हैं, जो ये मानते हैं कि दुनिया में हमें वह चीज़ नहीं मिली, वो सम्मान नहीं मिला जो हम जिसके हम हकदार हैं, वो लोग कभी भी हिंसक हो सकते हैं। तो ये कई होते हैं, जैसे आपने देखेंगे बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपनी फ़ोटो लगा के ऐसे बॉस बॉस, भाई साहब, भाईजान, ऐसे जो है ना, आप उनसे सजग रहिए। वो लोग हिंसक हो सकते हैं कभी भी, क्योंकि जब कोई उनकी आत्ममुग्धता को तोड़ता है तो उनका जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो काफ़ी खतरनाक होती है। तो उनसे आपके बस के रहना है। इसके अलावा हमारे ब्रेन में, ये मैं जो अब बता रहा हूँ वो संख्या बहुत थोड़े लोगों की होती है, दुनिया में ऐसे लोग पाए गए हैं। हमारे ब्रेन में कुछ एरियाज़ हैं, तो उनकी यदि बनावट में गड़बड़ है, अच्छा, तो ऐसे लोग एक्सट्रीमली वायलेंट होते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करने वाले हमारे ब्रेन के जो फ्रंट के अंदर एक हिस्सा होता है, एक एमिगडाला नाम का एक पोर्शन होता है ब्रेन का, उसकी बनावट में यदि गड़बड़ हो तो ऐसे लोग एक्सेप्शनली वायलेंट होते हैं। और जो दुनिया में जो बहुत क्रूअल लोग हैं, जैसे हिटलर जैसे लोग हैं, वो उसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे माओ को रखोगे, या एक कंबोडिया में हुआ था, पॉल पॉट नाम था शायद उसका, जिसने करीब मतलब 60 लाख लोगों की गर्दन काट दी थी कि हर आदमी जो पढ़ा लिखा है उसको मार डालो, हमें नया कंबोडिया बनाना है। आज भी वहाँ पर आप जाओगे कंबोडिया में तो करीब 50-60 हज़ार खोपड़ियाँ पड़ी हैं। उन्होंने, गवर्नमेंट ने सजा के रखी हुई हैं कि आने वाली जनरेशन जाने कि एक ऐसा इंसान भी यहाँ पैदा हुआ था। तो वो लोग इस कैटेगरी के होते हैं। और कुछ क्या होता है कि एक ऐसा देखा गया है कि एक स्पेशल जीन होती है, वो खास करके मेल के अंदर, जो यंग एज में बहुत एक्टिव हो जाती है। सडनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आवश्यकता से अधिक उन व्यक्तियों में बनने लगता है। वो लोग बड़े हिंसक होते हैं, बहुत ही हिंसक होते हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि ये जो दोनों कैटेगरी मैंने बताई, ये लोग कम होते हैं दुनिया के अंदर, हैं गिने चुने ही, लेकिन जब इनका जो प्रभावशाली यदि इनको बना दिया जाए तो ये बड़ी तबाही मचाते हैं। ये इनके उदाहरण से हमने देख भी लिया। और जैसे मैंने बताया चाइल्डहुड ट्रॉमा, बच्चों को बहुत ध्यान से रखिए। अभी 1-2 दिन पहले मेरे पास एक लेडी आई, बड़ी समझदार महिला, और वो समझ गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनके बच्चे से एक दिन दूध गिर गया, पी रहा था, गिर गया। उनको बड़ा गुस्सा आया, उसको ज़ोर से डांटा। बच्चा था करीब 3 साल के आसपास का। उसके बाद में उन्होंने अगले दिन देखा कि जब उन्होंने दूध रखा और बच्चा जब दूध की तरफ हाथ बढ़ा रहा था, घबरा गया होगा, तो उसका हाथ कांप रहे थे और बच्चा भयभीत था। तो उनको लगा कि कल मैंने गलती कर दी। फिर उन्होंने बच्चे को सीने से चिपकाया, उसको तसल्ली दी, उसको बार बार समझाया कि भी कोई गलती नहीं है, कोई बात नहीं, दूध दोबारा गिर जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो एक मैच्योर मदर हैं। और यदि वो माफ़ी नहीं मांगती बच्चे से, तो वो बच्चा फिर वो ज़िंदगी भर उसमें ट्रॉमा रह जाता सर। और वो ट्रॉमा जो ही वो बड़ा होता,
तो वो नाराज़गी निकलती, हो सकता है वो माँ के अगेंस्ट निकले, फादर के अगेंस्ट निकले, वाइफ के अगेंस्ट निकले, या कोई महिलाओं के इन जनरल। कई ऐसे होते हैं ना समाज में, हम कई बार पढ़ते भी हैं, कई उपन्यासों में भी लिखा हुआ है, कई हिस्टोरिकली भी रिकॉर्डेड है कि विमेन हेटर होते हैं, कई जो औरतों को नफरत करते हैं। तो वो इन छोटी छोटी घटनाओं से, माँ ने डांटा बुरी तरह से तो बच्चा पूरी लाइफ जो है ना महिलाओं से नफरत करने लग जाएगा। ऐसे फादर यदि डांट दे तो वो पुरुषों से नफरत करने लग जाता है, या बेटी पुरुषों से नफरत करने लग जाती है। तो ये छोटी छोटी जो हिंसाएं होती हैं, तो इन छोटी हिंसा को आप हिंसा मत मानिए, इनका भविष्य में रूप बहुत बड़ा हो सकता सर, है। ये बचपन से थोड़ी होता होगा। जैसे मान लीजिए आज अगर बचपन से मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हूँ, या मेरे पेरेंट्स का बर्ताव मेरी तरफ बहुत अलग ही नेचर में हो रहा है, या मैं मम्मी पापा के झगड़े देख रही हूँ, तो मेरा शादी से विश्वास उठ जाएगा, रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। तो ये सर बाय बर्थ ना होके ये ग्रेजुअल कभी भी आ सकता है, कभी भी हो सकता है, एक्यूमुलेट होता है, लेकिन बचपन का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। बचपन में तो एक इंसिडेंस से, जैसे मैंने उस बच्चे को बताया ना, पेंसिल मंगवाई तो उसने अथॉरिटी, एक सिंगल इंसिडेंस ने उसका जीवन बदल दिया पूरा का पूरा। और बड़े उम्र में यदि रिपीटेडली ऐसे आप देखते हो तो ऐसे होता है। और दूसरा, हिंसा का एक कारण और है। जैसे मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, मैं जब आई थिंक आई वाज हार्डली 18 और 19 ईयर्स का जब मैं था, तो मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया। तो उस ज़माने में मेडिकल सिलेक्शन होना बड़ी बात थी, डॉक्टर्स होते ही नहीं थे। और जिस एरिया को मैं बिलोंग करता हूँ, चूरू डिस्ट्रिक्ट को, वहाँ तो बहुत ही कम डॉक्टर थे, गिने चुने थे। तो मेडिकल में एडमिशन के बाद मैं अपने गांव में गया, तो सारा गांव मुझे डॉक्टर साहब कहने लग गया। एक रेस्पेक्ट मिला। आप 18-19 साल के लड़के को इतना रेस्पेक्ट। हम बीकानेर से जब बैठते थे, बस में बैठते थे, लोग अच्छा आप मेडिकल में पढ़ा, डॉक्टर साहब बैठो, यानी सीट खाली कर देते थे। वो ज़माना था, एक वो दौर था। अब प्लेंटीफुल, अब आपका रिकॉग्निशन नहीं है समाज के अंदर। तो वो जो रिकॉग्निशन आपका होता है, तो वो रिकॉग्निशन आपको हम्बल बनाता है। वो रिकॉग्निशन आपको ऐसा बनाता है कि आप सदा सोचते हो और मेरे से ऐसा कोई काम नहीं हो कि मेरा ये जो रिकॉग्निशन है वो छिन जाए मेरे से, क्योंकि लोगों ने मेरे को कितना सम्मान दिया है। तो मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूं, तो मैं मेरे अंदर सबसे पहले मैं किसको दबाऊंगा? अपने अंदर की हिंसा को दबाऊंगा। मैं गुस्सा नहीं हो, मेरे से किसी का झगड़ा नहीं हो, मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारूं, मैं किसी को चोटिल नहीं करूं। ये आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा, क्योंकि मेरी एक रेपुटेशन है, मेरा एक समाज के अंदर मेरा प्रभाव है। अब आज क्या हो गया है, शहरों के अंदर आपका पड़ोसी आपको नहीं जानता, आप टोटली लोनली हो, और कई बार इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि घर के बाहर आपको कोई जानता तक नहीं, तो आप छोटी सी बात पे इतना बड़ी घटना कर देते हो। बड़ी घटना करते आप चर्चा में आ जाते हो। तो दूसरे लोग कहते हैं ठीक है बदनाम तो हुआ, लेकिन नाम तो हुआ। नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी। हालांकि ऐसा है नहीं। लेकिन एक भ्रम हो गया कि साहब खबरों में तो आ गया, देखो इसका अखबार में भी नाम छप गया और इसका सोशल मीडिया में भी आ गया। तो हमें, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे, हमें प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए, और वो प्रतिभा हर जगह हो। आपके घर में जो काम करने लोग आते हैं, यदि वो अच्छा काम करते हैं तो आप उनका सम्मान कीजिए, उनमें हिंसा नहीं होगी, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये इस चीज़ का आप सदा ध्यान रखो। ये नहीं कि कोई छोटा काम है बड़ा काम है, जो आपको आपके घर में काम करने वाले आते हैं वो आपको कितना रिलीफ देते हैं, तो उनका आप रेस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि नौकर मार के भागे मालिक को। अब वो नौकर का अकेले का ही गलती हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई मालिक भी बहुत तरफ होते हैं, उनको गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसको लगता है मार के इसका माल लेके भाग जाओ। तो इस तरह से हमें अपने व्यवहार को भी सही रखना चाहिए, और सामने वाले का व्यक्तित्व क्या है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो फॉर्मेलिटी जो गवर्नमेंट बताती है वो भी करनी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन है, जो भी है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो भी करवाना चाहिए। लेकिन हमें हमारे साथ ज़िंदगी में जो हमारे रूटीन में हमारे साथ रहते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में तो हमें जानना ही चाहिए। जी सर, कुछ चैट बॉक्स में सवाल आए हैं हमारे पास में, तो हम वो सवाल भी लेना चाहेंगे। सबसे पहले समीक्षा का सवाल है कि क्या सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग मानसिक हिंसा का नया रूप है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मतलब एक रूप है,
और इसका जो प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। जो इसका शिकार होता है वो देखिए, मनोज कुमार की एक फ़िल्म थी, मुझे नाम तो याद नहीं, उसमें एक गाना था कि इस दुनिया को मैं आग लगा दूंगा, दुनिया जला के रख दूंगा, और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, उस तरह की फीलिंग आती है आदमी की। तो वो क्या होता है कि फिर उससे जो कमज़ोर पड़ता है उस पर वो हिंसक होता है। हाँ, सही बात हाँ, है। और वो अच्छे अच्छे लोग हिंसक हो जाते हैं। अभी मैंने जैसे पिछले तो देखा है, कोई एसडीएम थे, जी। एक हॉस्पिटल में गए और एक डॉक्टर पे चिल्लाने लग गया, तुम्हें पुलिस में डाल दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा। 2 दिन बाद में माफ़ी मांग ली। अरे भैया, ऐसा बिहेवियर आप किस लिए कर रहे हो? आप सामने वाला भी गजटेड ऑफिसर है, उसकी आप इज्जत करो। वो कोई गड़बड़ कर रहा है तो ऑफिशियल कानूनी कार्रवाई करो। आप वहाँ वाहियात तरीके से चीखने चिल्लाने लग जाते हो। आप क्या बताना चाहते हो? वो सामने वाला बराबर का आपके अधिकारी है, सरकारी, आप उसका सम्मान नहीं करोगे तो फिर आपका सम्मान कैसे होगा? और फिर उस आदमी का जो अपमान हुआ है वो उसका मौका लगने से बदला लेगा। अच्छा, वो आपसे नहीं लेगा तो आपके किसी जाति वाले से लेगा, या अंत में सबसे अंत में कौन मरता है? वो बीमारों से बदला लेगा। वो बीमारों किससे लेगा? जो सबसे कमज़ोर है, जो सबसे असहाय है। इसलिए साइबर बुलिंग तो एक मतलब हिंसा का बहुत बड़ा कारण भी है। समाज में जो हिंसा फैली हुई है उसमें साइबर बुलिंग आप फिर बदला लेना चाहते हो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। इसलिए मेरा मानना है कि जहाँ भी आपको लगे कि आपका कोई ट्रोल कर रहा है, आपके कोई नॉनसेंस व्यक्ति है, आप उसको निकाल दीजिए, उस प्रोफाइल से निकाल दीजिए। सोशल मीडिया में यदि कोई प्रोडक्टिव काम है वहीं पर एक्टिव रहिए, अपने आप को एक्सपोज मत कीजिए। जैसे मैंने देखा है कई बार लोग ट्रैवल करते हैं और वो सारा डालते हैं कि मैं बाहर हूँ इस समय। अरे तो आप अपना घर का बता दिया सारी दुनिया को कि आपके घर पे इस समय कोई नहीं है, तो आपके घर पे चोरी होगी। आप आते टाइम कह रहे हो कि अब आ रहा हूँ मैं बिजनेस ट्रिप है, अब आज आ रहा हूँ इंडिया, तो उसको पता है बिजनेस करके आया, पास में पैसा होगा। तो आप अपने आप को ओवर एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके आओ ना, उसके बाद में शेयर करो, या जिस दिन आ रहे हो मतलब ऐसा शेयर करो कि वो पास्ट की इवेंट हो। आप अपनी एब्सेंस को बताइए मत। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको लगे कि ट्रोलिंग ज़्यादा हो रही है तो उस प्रोफाइल से आप हट जाइए। राइट। आगे एक वंशिका का सवाल है कि सर, घरेलू हिंसा को पारिवारिक मामला कहकर नज़रअंदाज करना कितना खतरनाक है? ये पूरी तरह से खतरनाक है। हिंसा कभी भी पारिवारिक नहीं होती। हिंसा हिंसा है, ये मानना चाहिए और उसका विरोध भी करना चाहिए। और हिंसा के बड़े रूप होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लो एक कोई स्कूल में टीचर हैं या कोई डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं, इस तरह से कोई जॉब करती है लेडी। अब वहाँ पे नेचुरल बहुत काम होता है। अब वो सुबह जाती हैं या जाते हैं जी। खास करके महिलाओं के साथ मैंने जो अनुभव किया है, वो सुबह जाती हैं, दोपहर में आती हैं घर पे, वर्क प्रेशर बहुत होता है। अब घर में सासू जी बैठी हैं, हट्टी कट्टी हैं, सारा घर पहले देखती थी, अब वो कहती हैं कि तुम आके खाना बनाओ, सबका खाना बनाओ। ऐसे वो मान लो इवनिंग में आती हैं फिर काम से, फिर कहती हैं खाना बनाओ। अरे भैया, कैसे पॉसिबल है ये? भाई पॉसिबल ही नहीं है। आप चाहते हो कि आपकी अर्निंग मेंबर भी हों और आपके घर का सारा काम करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब उसका सॉल्यूशन क्या होता है? मैं तो कईयों को राय देता हूँ, आप अपनी किचन सेपरेट कर लीजिए। ज़्यादा नहीं कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं साहब, इससे हमारी इज्जत कम होगी। अरे तो रोज़ाना एक इंसान को आप सता रहे हो, उसमें तो आपकी इज्जत बढ़ रही है। किसी दिन क्राइम हो जाएगा या किसी दिन ये रिलेशंस टूट जाएगा तो और इज्जत बढ़ जाएगी, तो तब इज्जत बढ़ेगी। लेकिन वो इंसान क्या, जिद्दी लोग होते हैं। अब जिद्दी लोगों के लिए आप आवश्यकता से अधिक झुकोगे तो वो फिर और झुकाएंगे। तो वहाँ पर प्रतिरोध होना चाहिए और लॉजिकल उसमें डिस्कशन होनी चाहिए। और ऐसे लोग मैंने देखा है, जिद्दी लोग यूजुअली काउंसलिंग वगैरह की भी परवाह नहीं करते हैं। तो उनको तो एक स्ट्रेटजी के साथ आपको डील करना पड़ेगा और फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा। जी। नक्श का सवाल है कि सर, क्या सिर्फ फीमेल से ज़्यादा मात्रा में इस हिंसा का शिकार होते हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ होती हैं। जैसे देखा ये गया है, जैसे स्कूल में आप जाते हो, पहले हम बचपन के जाते हैं, स्कूल में देखा गया है कि लड़के ज़्यादा पनिश होते हैं। तो मैं उसको हिंसा मानूंगा। कोई टीचर बच्चों को पनिश करता है पब्लिकली,
देखिए, अकेला बुलाकर बच्चे को समझाना अलग चीज़ है, और क्लास के सामने उसको बेइज्जत करना या उसको डंडे से मारना या कान खींचना, ये एक बड़ा ही इनह्यूमन एक्टिविटी है और इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हालांकि आजकल लोग कहते हैं कि पहले हमारे गुरुजी मारते थे, पीटते थे, वो प्रॉपर नहीं है, वो ह्यूमन एंगल नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है। हाँ, ह्यूमैनिटी नहीं है। आप मार नहीं सकते बच्चों को, क्योंकि बड़ा इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। इससे बहुत सारे लोग स्कूल छोड़ देते हैं, बहुत सारे को फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता और आगे जाके वो हिंसा करेंगे, उसका वो करेंगे, ट्रॉमा हो जाता है सर, ट्रॉमा आगे जाके बदला लेंगे, वो किसी न किसी और को शिकार बनाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा सवाल क्या था इनका, ये ज़्यादा फीमेल्स के साथ, हाँ, इस तो तरीके उसमें, हाँ, के तो साथ अब ये वहाँ तो लड़कों के साथ ज़्यादा होता है स्कूल लेवल पे, तो लड़कियों को पनिशमेंट कंपैरेटिवली कम मिलता है, लड़कों को ज़्यादा मिलता है। और ट्रॉमा की शिकार महिलाएं नंबर में तो निश्चित रूप में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हम खाली शहरों में बैठे हैं, और शहरों के भी जैसे अपर मिडिल क्लास में तो महिलाएं मान लो फिर भी इकोनॉमिकली अपने आप पे आत्मनिर्भर सी हैं काफ़ी हद तक, लेकिन जो आत्मनिर्भर नहीं हैं उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और जो आत्मनिर्भर हैं उनके साथ इमोशनल टॉर्चर बहुत है। और यहाँ हमें महिला और पुरुष का भेद भी नहीं रखना चाहिए, हमें इसको एक सामाजिक समस्या माननी चाहिए, और जो हिंसा पर बात होनी चाहिए, और बड़े लेवल पे बात होगी तो समाधान भी निकलेगा, और बड़ी लेवल पे जागरूकता की ज़रूरत है। जब समाज में एक साथ जागरूकता उठती है ना, तब समाज में परिवर्तन आता है। और हमारे देश जैसे देश में तो बहुत मुश्किल है, तरह तरह के लोग हैं अपने, कईयों के अंदर, जैसे आप गांव में जाओगे तो वो तो कई ऐसे समाज हैं जो औरतों पर आज भी करीब करीब वही बंधन हैं जो आज से 50, 60, 100 साल पहले थे। खाली दिखावे के रूप में नहीं है, लेकिन अंदर जाओगे तो वो कि वो उनमें बंधन है, काफ़ी जकड़ी हुई हैं, और उन पे इसलिए ज़्यादा होता है, सामने कम आता है, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं होती कोई चीज़ें सामने लाएं। तो तुलनात्मक तौर पे देखें तो वायलेंस महिलाओं पर ज़्यादा होता है, ज़्यादा हिंसा की शिकार महिलाएं होती हैं पुरुषों के बजाय। जी, एक श्रियांशु का अगला सवाल है कि बहुत से पीड़ित शिकायत नहीं करते, डर, शर्म या सामाजिक दबाव की क्या असली वजह आपको लगती है इनमें से? ये सारे ही हैं, सामाजिक दबाव भी है, भय भी होता है, डर होता है, और जो लोग हिंसा करते हैं, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, जैसे लोगों से जब बात करता हूँ जिनसे, जो मैं शेयर करते हैं मेरे साथ, तो उसमें भी ये देखा गया है कि भय बहुत होता है, उनको डराया बहुत जाता है, और डराने का तरीका जो उनका ऐसा होता है कि बड़ा सटल वे में डराते हैं, बड़े ऐसे एक योजना से, कि कहीं जैसे पुलिस होती है ना, जैसे पिटाई करती है तो आपके तलवों पे मारती है, उससे निशान नहीं बनते, ऐसे वो इमोशनल लेवल पे जो टॉर्चर करते हैं या फिजिकली भी टॉर्चर करते हैं ना, तो बाल खींचना, सिर पे ऐसे मार देना जिससे कोई निशान भी नहीं हो, कोई ये कह भी नहीं कि मेरे को मारा, या फिर शब्दों की मार बहुत बड़ी होती है, और या फिर हर चीज़ में नेगेटिव कमेंट देना, हर चीज़ में नेगेटिव कमेंट देना। तो इस तरह की चीज़ें बहुत देखी जाती हैं, और हिंसा का बड़ा रूप है इस समाज में। जी, एक अगला प्रीति जी का सवाल है कि क्या बच्चों के साथ कठोर व्यवहार या अपमानजनक भाषा भी हिंसा की श्रेणी में आता है? बड़ी हिंसा है तो जी, ये तो मैं तो इसको बहुत बड़ी हिंसा मानता हूँ जी। और आप ये मत मानिए कि बच्चे समझते नहीं हैं, बच्चे का जो मस्तिष्क ऐसा बना हुआ होता है कि वो हर चीज़ को रिसीव करता है जी। आपकी क्षमता होनी चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली जब हम पिता होते हैं या माता होते हैं यंग एज में, हमारी ग्रूमिंग नहीं होती। भाई जैसे मैं अपनी बात कहूँ, मैं जितना मैच्योर आज हूँ, मैं उतना मैच्योर उस समय नहीं था जब मैं नया नया फादर बना था। मुझे साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं था, काम में आप इतने व्यस्त रहते हो, फाइनेंसेस में, घर को व्यवस्था करने में, मकान बनाना है, ये बनाना है, अपने आप को स्थापित करना है, उसमें आप इतने बिजी रहते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हो। तो अब हालांकि अब जो नई जनरेशन आ रही है तो वो थोड़ा जैसे इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होकर के शादियां
करते हैं। फिर जो उनका बच्चा होता है तो बच्चे की केयर पहले से ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसमें दूसरी समस्या वही आती है कि फिर बच्चा यूजुअली एक होता है तो फिर वो उसके अपने कन्फ्लिक्ट होते हैं। सिंगल चाइल्ड के भी अपने ड्रॉबैक्स होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम होती है उसमें, लैक ऑफ कंपनी होती है उसके ऐसा साथ। कहते हैं सर कि अगर सिबलिंग्स होते हैं या दो बच्चे इसीलिए अच्छे होते हैं क्योंकि उनका विकास बहुत अच्छे से होता है। अब तो मेरा ये मानना है कि बच्चे तो दो होने दो चाहिए, होने दो होने चाहिए। अगला सवाल मनीष का है कि राजनेता या धार्मिक नेता इस हिंसा को बढ़ावा देते हैं या रोक सकते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, रोक सकते तो हैं लेकिन रोकना चाहते नहीं हैं। जी। देखिए, जितना समाज कमज़ोर होगा, जितने लोग अपने ही झंझटों में फंसे रहेंगे, जितना समाज असुरक्षित होगा, उतने ही नेताओं की और धर्मगुरुओं की अक्रॉस दी वर्ल्ड बता रहा हूँ मैं, उनकी डिमांड होगी। यदि आपको बिल्कुल एक सिक्योर वर्ल्ड मिल जाए जिसमें कोई हिंसा नहीं है, जिसमें कोई लंबी चौड़ी समस्याएं नहीं हैं, आपके काम जो हैं आराम से एक सिस्टम से हो रहे हैं, तो आप क्यों तो नेताओं के पास जाओगे, क्यों धर्मगुरुओं के पास जाओगे? और इन्हीं दोनों जगह हर समय आपको भय के अलावा कुछ बताया नहीं जाता है। आपको सदा बताया जाता है कि वो पड़ोसी देश हमला कर देगा, वो जाति तुम पे हमला कर देगी, वो धर्म वाले तुमको खा जाएंगे, और ऐसे ही आपको भगवान ये सज़ा देगा, भगवान जैसे सज़ा देने के लिए बैठा है। और मैं अक्रॉस दी बता रहा हूँ, सारे रिलीजन और सारे पॉलिटिकल जो स्पेक्ट्रम है पूरी पृथ्वी के ऊपर, वो भय पर ही आधारित है। इसलिए वो कर तो सकते हैं इनको, हिंसा को कम सक्षम हैं वो करना कभी नहीं चाहेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो ऐसा कर रहे हैं। जी। एक सवाल है राम निवास जी का, जो कि पूछ रहे हैं कि आजकल हर रोज़ अखबारों में खबर आती है कि फलान 40 साल की शादीशुदा स्त्री अपने बच्चों और पति की हत्या करके प्रेमी संग भाग गई। स्त्री ममता और दया की मूर्त होती है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो वो मैरिज जिस शादी में वो थी, उस शादी में बड़ी गड़बड़ हो सकती है, हमें पूरे तथ्यों का पता भी नहीं होता है। जैसे होता क्या है कि अखबार अपनी रीडरशिप बढ़ाएगा और जो सोशल मीडिया है उसमें उनको मैक्सिमम लाइकिंग से उनको सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। ऐसा लोग मानते हैं कि मेरे वीडियो पे लाइक ज़्यादा आएंगे तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। टीवी वाले होते हैं वो आपकी टीआरपी के लिए चक्कर में रहते हैं। तो हमें पूरा तथ्य का पता नहीं होता है। हमारे पास जो खबरें आती हैं वो कोई रिसर्च के साथ नहीं आती, वो सुनी सुनाई बातें आती हैं। एक तो ये होता है। और अब उस हत्या के पीछे वो महिला जिम्मेदार है कि जो जिसके साथ उसका रिलेशनशिप है वो व्यक्ति जिम्मेदार है, एक तो ये होता है। दोनों भी जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि यदि मैरिज फेल्ड मैरिज है और मैरिज के अंदर, क्योंकि इन जनरल आप मैं कहते कुछ केसेस को छोड़ दीजिए, यदि कोई बहुत अच्छी शादी है तो जल्दी से कोई हत्या नहीं करेगा, ये संभव नहीं है। और मैरिज यदि बहुत ही कड़वाहट है, उसके अंदर एक दूसरे को नफरत है, एक तो वहाँ होगा, और या जो मैंने कहा ना कि पहले से प्लानिंग हो, जैसे आजकल एक दो केस हुए, हालांकि उसकी सच्चाई का भी हमें पता नहीं है, इसलिए मैं उस पर कभी भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि इसके ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ लग जाएगी, या फिर इसको ऐसा करके एक बार मैं विडो बन जाऊँ तो मेरी शादी में मन पसंद की हो जाएगी। ऐसी बचकाना हरकतें भी होती हैं, और वो उसका कारण क्या है कि हम सामाजिक तौर पे आइसोलेटेड हैं, हमारे कोई निकट के अच्छे दोस्त नहीं हैं, हमारा एक बड़ा सा सोशल सर्कल नहीं है, हम एक छोटे से दबड़े में रहते हैं। ऑफिस गए या काम पर गए घर आ गए, काम पर गए घर आ गए, हम जिंदगी के बारे में हमारी जानकारी है ही नहीं। जानकारी नहीं है तो आप अहंकारी बनते हो, और अहंकारी बनते हो तो आप में हिंसा आती है। आपको अपने जो क्रियाकलाप हैं उनके क्या परिणाम निकल सकते हैं उसके बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं होता है, और जब आपको पता चलता है तब तक आप दलदल में धंस चुके होते हो। सर, इसमें जैसे इन्होंने बोला है कि स्त्री जो है वो कई ममता की मूर्त होती है, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने एक चीज़ कहीं पर सुनी थी कि जब आपको प्यार नहीं मिलता है ना, या वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो इज्जत नहीं मिलती,
तो आप कहीं बाहर खोजने लगते हो, तब आपका मन कहीं दूसरी जगह लगता है, आप उस तरफ डाइवर्ट होते रहते हो। जैसा आपने पॉइंट रखा कि उस रिश्ते में कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा कि उसको ये कदम उठाना पड़ा हाँ, होगा। हमें पूरी सच्चाई का पता Exactly, नहीं है। पता नहीं है। अब अभी क्योंकि महिलाओं की तरफ से ये चीज आने लगी है कि बीवी ने कत्ल कर दिया या मार दिया, ये वो, तो ये चीजें इतनी उजागर हो गई हैं। पहले यही चीजें महिलाओं के साथ में होती थी तो किसी की जूं भी नहीं रेंगती थी, ऐसे मुद्दों को दबा दिया जाता था, ये सब हो गया जाता हाँ, था। देखिए ऐसे मुद्दे होने नहीं चाहिए, पुरुष और चाहे महिला। हाँ, एग्जैक्टली। अब यहाँ हमें एक साइकोलॉजी के अंदर एक टर्म है डार्क एम्पैथ, शामल सहानुभूति, समानुभूति। अब एक तो होता है सहानुभूति, सिंपैथी। तो सहानुभूति तो एक, मान लो किसी व्यक्ति के साथ कोई चीज़ घटना घटी और मैंने जाकर के उस व्यक्ति से सांत्वना दी उसको, और उसको मान लो जैसे किसी फैमिली में डेथ हो जाती है तो हम जाते हैं उसके यहाँ बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, तो उसको लगा कि समाज के लोग मेरे साथ हैं, कुछ उसका दुख कम हो जाता है। ऐसे फाइनेंशियल लॉस मेरी 5 दोस्त जाके बार बार एश्योर करते हैं, छोटी मोटी कोई हेल्प भी करते हैं या कुछ को ऑल्टरनेट वेज बताते हैं, तो इस तरह की वो तो सिंपैथी है। एक होती समानुभूति, एक आदमी एक दुख में गुजर रहा है, एक तकलीफ में गुजर रहा है, एक विशिष्ट परिस्थिति में गुजर रहा है, और सामने वाला व्यक्ति उसकी परिस्थिति को समझता है और फिर बताता है। जैसे कई बताते हैं ना कि फलां उसको हमने गुरु बना लिया कि उसने मेरे मन की बात बता दी, जैसा मैं फील कर रहा था उसने मुझे वैसे के वैसे बता दिया, यानी उसमें वो एम्पैथी का फीलिंग है उसमें। आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको जेन्युइन, आपको सही वाला, आपका सत्यनिष्ठ यदि आपको समानुभूति वाला व्यक्ति मिल जाए तो आपका ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन आता है आपकी ज़िंदगी में। अब होता है एक शामल या डार्क एम्पैथ, उसके मन में कालूस होता है, वो आपकी फीलिंग को, आपकी कष्ट को, आपकी तकलीफ को, आपके दुख को समझता है। आप क्या सोच रहे हो उसको अच्छी तरह से समझता है और वो आपको बताता है, तो आपका उससे एक बहुत ज़बरदस्त लगाव हो जाता है। लेकिन उसका उद्देश्य आपकी सहायता करना नहीं है, आपको एक्सप्लॉइट करना है। अब वो जो महिला किसी के साथ भागती है तो पूरा संभव, इस बात की संभावना को रूल आउट नहीं कर सकते हम कि जो उसका प्रेमी है वो डार्क एम्पैथ है। बिल्कुल। और उसने फिर डार्क एम्पैथ आप पे जब हावी होता है ना, वो कुछ भी करवा सकता है आपसे। लोग कहते हैं ना वो जादू टोना करने की क्षमता रखता था फला व्यक्ति, तो वो जो डार्क एम्पैथ है वो फिर आपको ऐसा करता है कि वो बच्चों से, हस्बैंड से, माँ बाप से, सबसे दूर कर देता है, और उस जो कहेगा वो करेंगे। तो अब ऐसे जो मर्डर होते हैं इस तरह के, जो रामनिवास जी ने बताया, हमारे देश में ये बड़ी एक विचित्र सी स्थिति है जी। कि यहाँ पर कुछ भी साइको एनालिसिस होती नहीं है, क्योंकि हम बड़े समाज को सुधारना नहीं चाहते। हम एक व्यक्ति है उसके पीछे लग जाते हैं और उसको 2-3 महीने गाली गलौज देते हैं, फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि यार ऐसा समाज में दोबारा नहीं हो? तो उसकी एनालिसिस होनी चाहिए ऐसे लोगों की, वाइड लेवल पे इसकी जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि ये जो डार्क एम्पैथ हैं, और मैं कहता हूँ डार्क एम्पैथ बहुत हैं, ये जो रोज़ाना सुनते हैं कि उसके फ्रॉड करके इतने रुपए लेके निकल गए, रोज़ाना सुनते हैं चिट फंड आ रहा है, कोई प्लांटेशन प्रोजेक्ट आ रही है, क्या क्या नहीं आती है। वो कौन है? वो डार्क एम्पैथ्स हैं, वो कालुष या शामल समानुभूति वाले लोग हैं, समान अनुभूति होती है उनको आप जैसी की जैसी, वो आपका दुरुपयोग करते हैं। तो उसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए। और मैं नहीं सोचता कि हो सकता है ज़्यादातर मेरे श्रोताओं ने समानुभूति नाम ही कभी सुना हो, क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक अवेयरनेस जो होती है ह्यूमन साइकोलॉजी की, हमारे मन की जो विज्ञान है उसके बारे में हम बातें नहीं करते हैं, जबकि सारा खेल है वो तो मन की ताकत का और मन की कमजोरी का ही है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर
कभी हम टॉक भी रखेंगे। जरूर रखेंगे सर, दार कैंप पे। अगले टॉक का टॉपिक भी मिल गया हमें। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। इतना वास्ट और इतना अच्छा आज का विषय रहा है जिसमें बहुत सी चीज़ें समझ में आई है। शायद अब किसी पे भी ब्लेम करने से पहले शायद हम उनकी मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करें, उनके दिमाग के पीछे एक क्या चल रहा ऑल्टरनेट है। थॉट प्रोसेस तो डेवलप Yeah, होनी है, exactly. वैकल्पिक वो- आपके विचार तो पैदा हों। बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन लगाइए। थैंक यू। थैंक यू।